Hello children, let's start with the second chapter of history, Europe and India. During the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. तो हमको यूरोप और इंडिया के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो इन द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया. तो वो टाइम पे मॉडर्न पीरियड में यूरोप में जो भी चीज़ें हो रही थी उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी हो रहा था. इसीलिए हमको यूरोप के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है. पीरियड ऑफ रेनेसेंस. In the history of Europe, the last phase of the medieval period, 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. कौन से period को बोलते हैं period of Renaissance? 13th to 16th century. During this period, reformation, religious reform movement and geographical discoveries laid foundation of the modern era. तो modern era वाली कौन कौन सी चीज़ें हुई है वहाँ पे कि मॉडर्न ईरा स्टार्ट हो जाए? कि बहुत सारा रिफॉर्मेशन हुआ है, मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं. रिलीजियस रिफॉर्म हुआ है, मतलब धर्म के मामले में भी लोग आगे बढ़े हैं. और बहुत सारे जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुए हैं. तो इस वजह से हमारा मॉडर्न एरा स्टार्ट हो गया. हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रेनेसेंस. इसीलिए इस पीरियड को एज ऑफ रेनेसेंस भी बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to the overall development. तो क्या हुआ इस पीरियड में कि आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए. बहुत सारे नए नए लोग उभर के आए हैं और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया. रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन. ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में भी मतलब कोई नई जान आई जिसकी वजह से सब कुछ आगे जल्दी आगे बढ़ने लगा या बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने लगे. ड्यूरिंग द रेनेसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन ग्रेट impetus. There was a change in the outlook of treating each other as human being. तो क्या हुआ, एक दूसरे के ह्यूमंस लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने लगे या उनके लाइफ में कुछ उनके सोच समझ में चेंजेस आए. वो लोग बहुत इंसानियत से एक दूसरे को ट्रीट करने लगे. इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलीजन, मैन बिकेम सेंटर पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजीज. तो लोगों को कुछ आइडियोलॉजीज समझ में आने लगी. तो वो लोग सिर्फ रिलीजन के हिसाब से एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते थे, ह्यूमैनिटी के हिसाब से ट्रीट करने लगे. द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल द सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो रिफॉर्म मूवमेंट क्या हुआ कि अपनी ह्यूमन लाइफ के जितने सेक्टर्स हैं सब जगह स्प्रेड हुआ. थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट. तो हमने जो साइंस में और आर्ट्स में प्रोग्रेस हुआ है उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि रिफॉर्म मूवमेंट में क्या क्या नए डिस्कवरीज हुए. द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रेनेसेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो उस टाइम का जो आर्ट और लिटरेचर था उसमें इंसानों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स के बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है. Literature was produced in the local language for better understanding to the common people. तो literature local language में बनता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ पाएं. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. तो क्या हुआ 1450 AD में printing press discover हुआ. Due to this discovery, new ideas and concepts and knowledge reached all the sections of the society. अब प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी हो गई, मतलब जितना भी नॉलेज था वो हम जल्दी ज़्यादातर लोगों में स्प्रेड कर पाए. रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. The independent intellectuals attacked the old religious ideologies of the Roman Catholic Church.
तो क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे, मतलब जो लोग खुली सोच वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो पुराने रिलीजियस आइडियोलॉजीज थे, मतलब जो पुरानी रिलीजन के बारे में सोच थी रोमन कैथोलिक चर्च की, उसमें उन्होंने चेंजेस लाने की कोशिश की है, उनके बारे में लोगों को फिर से दोबारा सोचने पे मजबूर किया. The Christian priests were taking advantage of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary rituals. तो क्या हो रहा था कि वो टाइम पे जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने जब वो अगर लोगों में बहुत इग्नोरेंस है तो उसका वो लोग फायदा उठाने लगे और कुछ कुछ ऐसे भी रिचुअल्स करवाने लगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी. दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन. तो वो रिलीजन के नाम पे लोगों को लूट रहे थे. The movement that began against it is known as religious reform movement. तो इस रिलीजन के नाम पे जो लोग धोखा दे रहे थे, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ड्यू टू दिस मूवमेंट द ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन्ड मोर इम्पोर्टेंस. रैशनलिज्म मतलब सही सोचना, मतलब इसे भी इमोशन से नहीं दिमाग से सोचना, या क्या सही है क्या गलत है उसको परख पाना. तो क्या हुआ कि ये मूवमेंट की वजह से लोगों का फ्रीडम और रैशनलिज्म का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया. ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. इन 1453 AD the Ottoman Turks conquered Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining the Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for European countries to reach Asia. तो क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज जिस रास्ते से एशिया पहुंचते थे वो टर्की से होते हुए जाता था, और टर्की वाले लोगों ने वो रास्ता बंद कर दिया, तो उनको नए रास्ते के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी. This led to new phase of geographical discoveries. इस वजह से उनको नए geographical discoveries करने पड़े ताकि वो नया रास्ता ढूंढ सके एशिया तक पहुंचने का. Page number 6. Intellectual revolution in Europe. Due to the changes due to the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age. तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो रेवोल्यूशन हो रहा था रेनेसेंस पीरियड में, उसकी वजह से यूरोप क्या हुआ, मिडीवल पीरियड से मॉडर्न एज में आ गया. इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड. तो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन मतलब लोगों की सोच में चेंजेस आना, तो वो भी इसी पीरियड में हुआ, मॉडर्न एज में जब स्टार्ट हुआ. तो सोसाइटी स्टार्ट्स स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ. तो धीरे धीरे सोसाइटी अपने अंधविश्वास से और इग्नोरेंस से बाहर आने लगी. The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. तो क्या हुआ, पहले से जो कल्चर्स हम लोग अब एकदम आंख बंद करके फॉलो कर रहे थे, उनको वो लोग उनके बारे में सोचने लगे कि कितना सही है, कितना गलत है, कितना फॉलो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave further momentum to the scientific discoveries in Europe. तो क्या हुआ कि ऐसे समझदारी से सोचने की वजह से बहुत सारा रेवोल्यूशन आया, जिसको हम इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन बोलते हैं, और इससे सोसाइटी को बहुत एक मोमेंटम मिला, मतलब हमारा लाइफ में प्रोग्रेस आया, और बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज भी इसके बाद स्टार्ट होने लगे. रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place. मतलब अब ये वाले स्टेज में क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल, क्योंकि हर जगह रेवोल्यूशन आ रहा था तो पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, पॉलिटिक्स में भी कुछ रिफॉर्मेशन आया. Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as the Age of Revolutions. तो क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए, इसलिए इस एज को हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया. तो क्या हुआ, वो टाइम पे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी. देयर वाज
a change in the reform of the cabinet system. The cabinet system में कुछ changes आए. The Bill of Rights in 1689 laid limitations on the power of the king. The sovereignty of parliament was established. तो क्या हुआ कि 1689 में जो रूल्स पास हुए उसमें किंग्स के पास जो राइट्स थे उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन आया और हमारा जो सोवरेन गवर्नमेंट था पार्लियामेंट का वो एस्टैब्लिश हुआ. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. With the background of the revolutionary development in Europe, it was equally important to think about the American War of Independence. With this discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. तो क्या हुआ कि ये टाइम पे हमको अमेरिका के बारे में भी सोचना जरूरी हो गया क्योंकि जो बैकग्राउंड यूरोप का जो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड ऑफ द रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस. तो हमको अमेरिका के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी हो गया जैसे हम यूरोप के बारे में सोच रहे थे. विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टू दिस कॉन्टिनेंट. तो जैसे ही अमेरिका की डिस्कवरी हुई उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के भी बारे में सोचने लगे. द इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज took control of different regions of America and established their colonies. तो क्या हुआ यूरोप ने अमेरिका को डिस्कवर किया और वो अमेरिका के काफी सारे कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज में वो लोग मतलब जाके बसने लगे. उनका कंट्रोल यूरोपियन कंट्रीज ने अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पे बहुत सारे कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुए. England established 13 colonies on the east coast of America. अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे यूरोप ने इंग्लैंड ने के 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश किए. Initially, England had nominal domination over these colonies, but later England Parliament laid oppressive restrictions and tax on the American colonies. तो पहले इनका कंट्रोल थोड़ा कम था बट बाद में उनका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ गया और वो लोग उनसे टैक्स भी वसूलने लगे. The people in America revolted against it. तो अमेरिका के लोगों ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया. England declared war to suppress these colonies. बट इंग्लैंड ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया ताकि वो ये कॉलोनीज को कंट्रोल में कर सके. American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. तो क्या हुआ अमेरिका ने एक अपनी आर्मी तैयार की जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर और फिर उन्होंने इंग्लैंड से लड़ाई जीत ली ताकि उनके कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो सके. दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इस इवेंट को हम बोलते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद अ फेडरल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वाज बोर्न. तो इसी के बाद हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिस्टेंस में आए और डेमोक्रेटिक कंट्री एक एस्टैब्लिश हुआ. अब हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन. इन 1789 AD the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. तो क्या हुआ 1987 AD में फ्रांस के लोगों ने भी रिवोल्ट करके या किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्ट मोनार्की के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया जहाँ पे लोगों की भी चल सके या उनके हिसाब से गवर्नमेंट चले. दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो इस इवेंट को हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड 3 वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. कौन से 3 वैल्यूज दिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को? वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी.